दोस्तों, मिशन टेक क्लासेज में आप सभी का स्वागत। ये 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। वीडियो को स्किप मत करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों में ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? हम बात कर रहे हैं नाभिकीय ऊर्जा। किसकी बात कर रहे हैं? नाभिकीय ऊर्जा। तो वहां पे जो ऊष्मा उत्पन्न करते हैं वह किस प्रक्रिया के द्वारा करते हैं? यूरेनियम का विखंडन, यूरेनियम का संलयन, यूरेनियम द्वारा न्यूट्रॉन अवशोषण, यूरेनियम का आंतरिक दहन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही है, यूरेनियम का विखंडन। क्या? यूरेनियम का विखंडन। हम बात करते हैं कि ये जो जीके का क्वेश्चन है, ये जो सूर्य है यहाँ पे जो ऊर्जा का निर्माण होता है वह किसके कारण होता है? तो यह जो ऊर्जा यहाँ पे प्रकाश आती है, जो ऊर्जा का निर्माण होता है, यहाँ होता है नाभिकीय संलयन। क्या होती है? यह संलयन की प्रक्रिया है जिससे लगातार यहाँ से ऊर्जा प्रोड्यूस हो रहा है। क्लियर? और जो परमाणु बम है, ध्यान दीजिएगा, परमाणु बम की बात करें तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे काम करता है। परमाणु बम क्या? किसके सिद्धांत पे? नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे काम करता है। इसके सिद्धांत पे, विखंडन के सिद्धांत पे नाभिकीय ऊर्जा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्लियर? तो इस तरीके से अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक टू वे स्विचिंग कनेक्शन का इस्तेमाल आमतौर पर निम्न में से किस लिए किया जाता है? बात कर रहे हैं टू वे स्विच की, टू वे स्विचिंग के लिए। इसका उपयोग कहां पे किया जाता है? सीडी वायरिंग के लिए, कंसीड वायरिंग के लिए, सीटीएस वायरिंग के लिए, कंड्यूट वायरिंग के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो ये जो दोस्तों 15 क्वेश्चन बनाए गए हैं, ये सारे टॉपिक को कवर करते हैं। ये फिल्टर करके बनाए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वितरक यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर की रचना में मुख्यतः किस पर विचार किया जाता है? अब देखिए, ये मान लीजिए पोल है और ये उपभोक्ता है, यहां से सप्लाई यहां जानी है, और या तो ये पावर हाउस है, यहां से एक फीडर निकला 11 kV का। तब यहां पे बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर और फीडर, दो टर्म आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर और फीडर। जो डिस्ट्रीब्यूटर की रचना की जाती है वह वोल्टेज ड्रॉप के आधार पे की जाती है। किसके आधार पे? वोल्टेज ड्रॉप के आधार पे। इसलिए ऑप्शन नंबर भी सही है। लेकिन जो फीडर की संरचना की जाती है वह की जाती धारा क्षमता पे निर्भर करती है। जो फीडर की साइज है वो धारा पे डिपेंड करता है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटर की रचना की जाती है वह वोल्टेज ड्रॉप के आधार पे की जाती है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्लियर? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक जल विद्युत शक्ति संयंत्र में निम्नलिखित में से किसका उपयोग बांध के नीचे की ओर अधिशेष जल के निर्वहन के लिए किया जाता है? अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये कोई बांध बना है और यहां भरा है जल। क्या भरा है? जल, पानी भरा हुआ है। और यहां पे पेन स्टॉक के द्वारा ये यहां पे एक सच टैंक बना होता है। अब यहां पे पेन स्टॉक के द्वारा ये जाएगा टरबाइन पे। कहाँ जाएगा? टरबाइन पे। क्लियर? और ये घूमेगा, यहाँ जनरेटर होगा, यहाँ बिजली पैदा हो जाएगा। ये है सर्ज टैंक, ये है पेन स्टॉक। और बात कर रहे हैं कि जब जल भराव ज्यादा हो जाता है, अधिशेष जल को निकालने के लिए क्या बना होता है, उसको क्या बोलते हैं? पेन स्टॉक, प्रोत्कर्ष टैंक, संघनित्र, स्पिलवेज। यहाँ पे जो एक छोटा सी नाली बनी होती है, जो अधिक जल हो जाता है उसको निकालने के लिए, इसको बोलते हैं स्पिलवेज। क्या बोलते हैं? स्पिलवेज। जब बाढ़ के समय में या किसी कारणवश जल की अधिकता हो जाती है तो इसी स्पिलवे के रास्ते से नदी में हम पानी को ट्रांसफर कर देते हैं, तो उसको बोला जाता है स्पिलवे। हम बात करते हैं पेन स्टॉक। ये पेन स्टॉक है जो वाटर को या जल के प्रेशर को टरबाइन तक पहुंचाता है। इस पाइप को, स्टील की पाइप होती है, इस पाइप को क्या बोलते हैं? पेन स्टॉक बोला जाता है। और ये सच टैंक है। सच टैंक का मुख्य उद्देश्य है
कि पेन स्टॉक को वाटर हैमरिंग से बचाना, कि यहाँ पे जब अचानक पानी जाएगा तो ये पेन स्टॉक टूट सकता है, जिसको बचाने के लिए हम ये सस्टेन का यूज करते हैं। क्लियर, बात समझ में आ गई ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कौन सी वितरण प्रणाली अधिक भरोसेमंद होती है? रिंगमैन सिस्टम, ट्री सिस्टम, रेडियल सिस्टम, सभी समान रूप से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, रिंगमैन सिस्टम। रिंगमैन सिस्टम में क्या होता है कि जो एक पावर हाउस है उसको दो तरफ से सप्लाई मिलती है, एक पावर हाउस को दो तरफ से सप्लाई मिलती है, इसी को बोला जाता है रिंगमैन सिस्टम। तो इस तरीके से कई पावर हाउस होते हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। क्लियर, इस तरीके से रिंग बनता है, इसी को बोला जाता है रिंगमैन सिस्टम। ये सबसे ज़्यादा भरोसेमंद होता है। अगर किसी कारणवश एक लाइन फॉल्ट में आती है तो दूसरी लाइन से ये सप्लाई बहाल कर ली जाती है, ब्रेक डाउन होने के चांसेस कम होते हैं। क्लियर, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक 4 पोल एसी मशीन की कुल विद्युत डिग्री क्या होगी? ये फार्मूला होता है, बार बार बता रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है। थीटा ई बराबर P/2 इंटू थीटा एम। थीटा एम का मान हमेशा 360 होगा, अगर नहीं दिया रहेगा तब। ये 4/2 गुणे 360, तो ये 2 दूना 4 और 36 दूना 72, यानी कि 720। क्लियर, ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसको संभाल कर रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर आएगा MPPGCL में। क्लियर, और BSP बिहार में भी जरूर आ सकता है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7। थर्मोकपल एक डिवाइस है जो परिवर्तित करता है। थर्मोकपल नाम से क्लियर है, थर्मोकपल, कपल माने जोड़ा, थर्मो माने उष्मा का। तो विद्युत ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है, उष्मा ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्रोवाइड करता है ये थर्मोकपल जो डिवाइस है। क्लियर, हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और ये जो सिद्धांत है वो सीवेक के सिद्धांत पे काम करता है। सीवेक प्रभाव बोलते हैं इसको, यही है सीवेक प्रभाव। क्लियर, ये जो सीवेक प्रभाव है, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव इसी को भी बोलते हैं। क्या? पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। क्लियर, भूलिएगा मत, इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। गीजर के थर्मोस्टेट परिसर क्या है? जो गीजर में थर्मोस्टेट लगा होता है उसका रेंज क्या होता है? 20 डिग्री से 80 डिग्री, 0 से 80, 32 से 88, 32 से 100। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 32 से 88। ये भी लगभग लगभग हर बार क्वेश्चन में आया हुआ है, अब पूछा जा रहा है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। क्योंकि ठंडक का मौसम भी चल रहा है, इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा होने के चांसेज हैं। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से कौन से शक्ति संयंत्र की दक्षता सबसे कम होती है? नाभिकीय शक्ति संयंत्र, जलीय शक्ति संयंत्र, भाप शक्ति संयंत्र, डीजल शक्ति संयंत्र। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब हम बात करें भाप की। भाप बनाने के लिए हमें ईंधन की जरूरत पड़ती है, और ईंधन बहुत महंगा होता है। ईंधन क्या है? बहुत महंगा होता है। तो इसलिए जो इसकी दक्षता होती है, फाइनली दक्षता कैसे निकलती है, समझ रहे ना बात? तो दक्षता फाइनली इसकी कम होती है, जिसको बोलते हैं NTPC। ऐसे कोयला उत्पादन जो होता है, जो कोयले से उत्पादन किया जाता है, उसकी दक्षता बहुत कम होती है। क्लियर, जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10। समुन्नत ध्रुव यानी कि सैलिएंट पोल जनरेटर का उपयोग जल विद्युत संयंत्र में किस कारण से किया जाता है? समुन्नत ध्रुव मशीन कम गति पर चलने के लिए उपयुक्त है। समुन्नत ध्रुव मशीन उच्च गति पर चलने के लिए उपयुक्त है। समुन्नत ध्रुव मशीन अधिक स्थिर होती है। समुन्नत ध्रुव मशीनें पानी से ठंडी होती हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही है, समुन्नत ध्रुव मशीन कम गति पर चलने के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नंबर 1 सही है। इसकी जो विशेषता है, इसकी जो लंबाई होती है वो कम होता है, डायमीटर जो होता है वो ज़्यादा होगा, जिससे स्पीड भी क्या होगा? कम होगा।
क्लियर। ये तो होगा सैलिएंट पोल की विशेषता। और यहाँ पे जहाँ निम्न गति की जरूरत होती है वहाँ पे समन्वय ध्रुव यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे रोटर की, सिलिंड्रिकल टाइप का। इसकी जो विशेषता होती है, इसकी लंबाई क्या होती है, ज़्यादा होती है, व्यास कम होता है और स्पीड ज़्यादा होती है। जहाँ पे हाई स्पीड की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे सिलिंड्रिकल टाइप का रोटर यूज किया जाता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। किसी पृष्ठ की प्रदीप्ति स्रोत से इसकी दूरी होती है के वर्गमूल के सीधे समानुपाती, के वर्ग के विलोमानुपाती, के वर्ग के सीधे समानुपाती, के वर्ग के विलोमानुपाती। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है, के वर्ग के विलोमानुपाती। क्योंकि जो फार्मूला होता है वो होता है ई समानुपाते, जो प्रदीप्त होती है वो होता है आई बाई आई इंटू कॉस फाई अपान डी स्क्वायर। तो डी जो है इसके बीच की दूरी है और ये कोज्या के समानुपाती होती है। क्लियर। तो जो बीच की दूरी होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई प्रकाश है तो यहाँ से प्रकाशित हो रहा है, तो ये जो बीच की दूरी है, ये जो दूरी है डी, इसी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। क्लियर। ये लैम्बर्ट के कोज्या का नियम भी है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को लगाने का तरीका। एक 6 पोल इंडक्शन मोटर 50 हर्ट्ज की आपूर्ति पर काम कर रही है। इसके रोटर 950 आरपीएम पर घूम रहा है, तो स्लिप का मान होगा। सबसे पहले हमें यहाँ चाहिए एनियस। ध्यान दीजिएगा क्या चाहिए, एनियस। इसके पहले जो हम चार्ट बनाए थे 6 पोल पे 1000 आरपीएम, ये सीधे आपको याद होना चाहिए, तभी एग्जाम में हाल में मजा आएगा क्वेश्चन कॉल करते समय। 6 पोल पे 1000। अब हम बात कर रहे हैं एनआर जो है आपका, ये 950 है। कितना है, 950 आरपीएम। तो इन दोनों का जो अंतर है वो है 50, और कितने के सापेक्ष, 1000 के सापेक्ष गुणे 100। ये आ गया आपका क्या, स्लिप प्रतिशत। क्या आ गया, स्लिप प्रतिशत। 3 0 2 0 है, 1 0 है, कितना आ गया 5%। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर। क्योंकि ये जो फार्मूला होता है यस बराबर, ध्यान दीजिएगा, यस बराबर एन एस माइनस एन आर बटा एन एस गुणे 100, ये फार्मूला होता है आपका। क्या होता है, फार्मूला। बात समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को देखकर ही आंसर टिक किया जा सकता है, क्योंकि ध्यान में देना है कि 6 पोल मतलब 1000 आरपीएम, रोटर 950 आरपीएम पे चल रहा है, अंतर कितना है 50 का, और 1000 पे 50 का 5% होता है, इसलिए 5% सही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ध्यान दीजिएगा, एक 100 केवी का हार्ट पॉट टेस्ट एक केबल पर किया जाता है। यदि इंसुलेशन प्रतिरोध 500 मेगा ओम है तो लीकेज करंट क्या होगा, लीकेज करंट क्या होगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो लीकेज करंट के लिए हम जानते हैं कि I बराबर बी बाई आर होगा। फार्मूला क्या होगा, बी बाई आर। तो V का मान कितना है 1000, 100 केवी। ध्यान दीजिएगा 100 केवी, और रेजिस्टेंस कितना है 500 गुणे 10⁶। तो ये 2 0, ये 2 0 कट गया। क्लियर। अब देखिए मिली एम्पियर में है, तो ये 3 कटेगा, तो ये 3 कट जाएगा, यहाँ 3 बच जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये आ जाएगा 0.2 गुणे 10⁻³ और इसको लिख सकते हैं हम 0.2 मिली एम्पियर। क्या लिख सकते हैं, 0.2 मिली एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर, बात समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल किया जाएगा। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14। स्किन इफेक्ट की बात कर रहा है। स्किन इफेक्ट का प्रभाव किस प्रभाव के कारण करंट और कंडक्टर पर अधिक होता है। स्किन इफेक्ट का प्रभाव किस प्रकार के करंट और कंडक्टर पर अधिक होता है। डीसी करंट और बड़े व्यास के कंडक्टर पर, एसी करंट और बड़े व्यास के कंडक्टर पर, एसी करंट और व्यास के छोटे
व्यास के कंडक्टर पर डीसी करंट और छोटे व्यास के कंडक्टर पे हम बात करें स्किन इफेक्ट। अपना फेस देखिए, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है। अब ये देखिए कि अगर फेस जितना बड़ा होगा, ध्यान दीजिएगा, फेस जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा स्किन इफेक्ट आएगा, उतना ज्यादा स्किन इफेक्ट आएगा, पहली बात। और उसमें जितना मूव करेगा, कुछ इस तरीके से जितना मूव करेगा उतना ज्यादा भी स्किन इफेक्ट आएगा। क्लियर? क्योंकि अल्टरनेटर तो हमेशा घूमता रहता है ना, वो इस तरीके से हमेशा चलता रहता है, प्लस माइनस। तो इससे स्किन इफेक्ट ज्यादा होगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है बहुत ज्यादा घूम रहा है, उसका चेहरा या शरीर उसकी बड़ी है, तो उसके अंदर ज्यादा स्किन इफेक्ट आएगा। तो इसलिए दो कंडीशन हो गए, व्यास भी ज्यादा हो तो भी स्किन इफेक्ट आएगा ज्यादा, यानी कि डायमीटर। और अगर एसी की सप्लाई है तो उसमें भी स्किन इफेक्ट ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे एसी सप्लाई हो और बड़ा व्यास हो, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। एसी करंट और बड़े व्यास के कंडक्टर में स्किन इफेक्ट जो होता है वो ज्यादा होता है। बात समझ में आ गई ना? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। किसी केबल का विद्युत रोधन प्रतिरोध यानी कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस, इसकी लंबाई में वृद्धि के साथ, अब कह रहा है कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस का मान क्या होगा यदि लंबाई बढ़ेगी। क्योंकि इन दोनों में जो रिलेशन होता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस समानुपाती 1/L होता है। वो रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा है जो सीधा सीधा कंडक्टर होता है, ये सीधा समानुपाती कंडक्टर होता है। क्लियर? ये होता है कंडक्टर के केस में कंडक्टर, और ये होता है इंसुलेशन के केस में। क्लियर? बहुत बारीकी से, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो इंसुलेशन प्रतिरोध अगर लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो इंसुलेशन प्रतिरोध क्या होगा? कम हो जाएगा। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, घटता है। ये बात समझ में आ रहा है ना? तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15। 10 एम्पियर की धारा वाले किसी स्थापना में लीकेज करंट से अधिक नहीं होना चाहिए। अब ये बात कर रहा है लीकेज करंट की। अब कोई कंडक्टर है, इसमें 10 एम्पियर की धारा फ्लो हो रहा है, कह रहा है कि किससे ज़्यादा लीकेज करंट नहीं होना चाहिए। हम जानते हैं एसी के मामले में जो लीकेज करंट होता है 1/5000 भाग से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा। 5000 भाग से अधिक नहीं होना चाहिए। तो जो 10 का 5000 भाग कितना होगा? किसमें ऑप्शन दिया है? मिली एम्पियर में। तो 5 दूना 10 और ये ऊपर जाएगा गुणे 10⁻³ तो आ गया 2 मिली एम्पियर। कितना? 2 मिली एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात समझ में आ गया? इस तरीके से इतना इंपॉर्टेंट वीडियो पाना है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।